हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। तो देखो, मैंने इसमें जीके के प्रश्न छोड़े हैं। ठीक है ना, 3-4 छोड़े हैं, बाकी सारे कराए हैं। ठीक है, बाकी मैंने रीजनिंग कराई है, हिंदी। ठीक है ना, जीके उत्तराखंड जीके पूरी डिटेल में। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन देखते हैं। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। ठीक है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तो आप इसको पढ़ने में क्या लग रहा है? अनेकों, अगर आप कहीं पे अनेक शब्द देखते हैं तो अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, मतलब अनेक मतलब बहुत लोग वहाँ पे हैं। ठीक है ना, जब अनेक हैं तो फिर अनेकों, अनेक तो अपने आप में ही एक बहुवचन है ना, तो अनेकों लिखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। ये हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है दूसरा। ये हमारा शुद्ध वाक्य है बिल्कुल। ठीक है, अब कैसे है बाकी तीनों को मैं अशुद्ध साबित कैसे करता हूँ, देखो। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। बहुत आ गया है तो सारे लगाने की क्या आवश्यकता थी भैया? बहुत आ गया है तो सारे लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो हम एक्स्ट्रा दिखा दे रहे हैं ना। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, इसमें भी जन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे विद्वानों हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए, ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो देखो, जो कुकुरमुत्ता के रचनाकार है ना, वो है कौन? वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके और कौन कौन से काव्य संग्रह हैं वो आपको याद रखने हैं। अनामिका, क्योंकि आपका अनामिका, ठीक है, अनामिका याद रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है। अनामिका हो गया, परिमल, परिमल, ठीक है, परिमल। ठीक है, थोड़ी सी लेख खराब है मेरी, तो आप मैनेज करेंगे। ठीक है, परिमल, कुकुरमुत्ता बता ही दिया मैंने। एक आराधना, आराधना, ठीक है, आराधना, ठीक है, आराधना। और गीत कुंज, गीत कुंज भी इन्हीं का क्या है? काव्य संग्रह। और इनके उपन्यास भी है। उपन्यास कौन कौन से? अप्सरा, अप्सरा, काले कारनामे, काले कारनामे, काले कारनामे, ठीक है। और क्या है? चमेली, और चमेली, और चमेली किसके हैं ये सब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, जो कमल का पर्यायवाची नहीं है ना, वो देखो सरोज है, जो है अम्बुद नहीं है। ये अम्बुद शब्द जो है वो नहीं है। तो अम्बुद नहीं है तो क्या है फिर अम्बुद? ठीक है, माइंड में तो आएगा ही आएगा कि अच्छा क्या है, तो ये है आपका बादल। ठीक है ना, इसका जो पर्यायवाची होता है बादल होता है, बादल। ठीक है, इसका जो बादल, मेघ, जलधर, ठीक है, जलधर, नीरद, ठीक है, जलज मतलब जलद, ठीक है, जलद, जलद, ठीक है ना। तो देखो, ये सब होता है अम्बुद का। ठीक है, तो कमल का ये सभी हैं और ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र स्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, तो देखो, इनकी जो रचना की थी ना, वो की थी मनोहर श्याम जोशी ने। किसने? मनोहर श्याम जोशी ने। बहुत फेमस नाम है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है ना, ये इन्होंने ना दूरदर्शन में भी काफ़ी जो थे धारावाहिक इन्होंने ही लिखे थे। ठीक है ना, काफ़ी जो चलते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके धारावाहिक कौन कौन से थे दूरदर्शन में। जैसे बुनियाद, बुनियाद, ठीक है। अब तो कौन ही देखता है दूरदर्शन, अब तो OTT का ज़माना है। ठीक है ना। मुंगेरी लाल के हंसी सपने, ठीक है ना, मुंगेरी लाल के हंसी सपने, ठीक है, मुंगेरी लाल के हंसी सपने, ठीक है ना। हम लोग, हम लोग, हम लोग, ये सब क्या है? इनके धारावाहिक आते थे दूरदर्शन में। ठीक है ना, काफ़ी लेखन किया है इन्होंने। ठीक है ना, तो देखो, इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना, पटकथा लेखक, पटकथा लेखक, लेखक, इन्होंने इस पुस्तक की रचना करी थी, याद रखना। इनके उपन्यास भी हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास है वो है कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, ठीक है, कौन हूँ मैं इनका उपन्यास है। कसब भी, ठीक है ना, कसब, कसब इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। ओके, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो देखो, जो खड़ी बोली है ना,
वैसे तो ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है राजस्थान, ठीक है ना। तो देखो जो आपका इसमें सही आंसर है वो है आपका पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना। देखो इसको हम कह देते हैं ये ठेठ हिंदी और पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। क्या है ये? है ठेठ हिंदी। ठेठ हिंदी और पश्चिमी हिंदी का एक रूप होता है। क्या वो होता है? खड़ी बोली, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है ना, इसको हम संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ के वर्तमान में जो हिंदी भाषा में लाते हैं और फिर ठेठ हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये एक रूप होता है क्या? खड़ी बोली, ठीक है ना। देखो दिल्ली और मेरठ में भी बहुत लोग बोलते हैं खड़ी बोली, ठीक है ना। अब इसको मैं अभी डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मतभेद हैं कि ये कैसे बनी खड़ी बोली करके, ठीक है ना। इसको लिए मैं अलग से 5-10 मिनट की लगेगा मेरे को टाइम, मुश्किल से मतलब 10 मिनट लगेंगे, तो मैं वो अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? आपसे पूछा मूल स्वर नहीं है, तो आपको देखो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ पहले ही। इसमें जो आंसर है वो ए है। अब आपको क्या पता करना है, आपको याद होना चाहिए कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, मतलब स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। चलो मैं आपको एक लाइन से बताता हूँ। पहले जो वर्ण के भेद होते हैं ना, क्या वर्ण के भेद कितने होते हैं? वो होते हैं 2, स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है, याद रखेंगे। जो वर्ण के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 2, स्वर और व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक है। तो देखो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 11, और व्यंजन कितने होते हैं हमारे? व्यंजन होते हैं हमारे 41, दोनों मिलके क्या 52 शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो वर्णमाला में 52 शब्द हैं, तो देखो 52 शब्द बन गए। अब स्वर 11 कौन कौन से होते हैं स्वर, ठीक है। पहले आपको मैं स्वर बता देता हूँ, बात स्वर की चल रही है तो स्वर ही बताऊँगा अभी, ठीक है। ओ, आ, ई छोटी ई मतलब बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये जो है ओ आओ, ये हमारे 11 क्या हैं? स्वर हैं। ये 11 हमारे स्वर हो गए, ठीक है ना। 11 स्वर हो गए ये हमारे, और 41 क्या है? व्यंजन है। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर को क्या कह देते हो आप? इसी में हमारा आंसर भी छुपा है। ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं लघु स्वर भी कह देते हैं हम, लघु स्वर। और क्या? मूल स्वर, ये देखो यहाँ से आया ये मूल स्वर, ठीक है। और दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, ठीक है। तीसरा क्या है? आगत स्वर, ठीक है। और चौथा क्या है आपका? संवृत स्वर, ठीक है। और पांचवा क्या होता है? अर्ध स्वर, ठीक है। तो अब मैं आपको पहला बता देता हूँ, जो ह्रस्व स्वर होता है इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे 4, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ओ, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ओ, ई, उ और री, ये सब क्या हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है ना। ओ, ई, उ और री ये हमारे मूल स्वर हैं। अब मतलब क्या होता है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर का, ठीक है। तो नाम से ही आ रहा होगा लघु स्वर। लघु मतलब छोटा, जिनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे ओ, कितनी जल्दी बोल ले रहे हो आप? ई, कितनी जल्दी बोल ले रहे हो? ओ, ई, उ, री, ये बोलने में जिनको बहुत कम टाइम लगता है उन्हीं को हम मूल स्वर कह देते हैं, या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है, याद रखें। और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में टाइम लगता है, ठीक है। आ, कितने आराम से बोल रहे हो आप? आ, ठीक है ना, आ, वाह, कितने आराम से, ठीक है। तो समझ गए। चलिए अभी मैं आपको इतना ही बताता हूँ, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो जो टिप्पण होता है ना, अब आप सोचेंगे टिप्पण होता है, एक होता है टिप्पणी, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। टिप्पण अलग होता है, टिप्पणी अलग होता है, ठीक है। तो पहले टिप्पणी देखते हैं हम, टिप्पण देखते हैं पहले। क्या देखेंगे? टिप्पण। तो जो टिप्पण है वो क्या होता है? ये होता है ना, जैसे विशेष रूप से ना सरकारी कार्यालयों में, ठीक है ना, सरकारी कार्यालय और अधिकारियों कर्मचारियों जो आपस में ना अपने बात को ना एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, मतलब क्या? संप्रेषित करते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या? संप्रेषित करते हैं। तो उस टाइम पे क्या टिप्पण को प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, संप्रेषित करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना।
इसी को हम टिप्पण कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए टिप्पण। अगर हम सरकारी कार्यालय और अधिकारी कर्मचारियों के बीच आपस में बातों को संप्रेषित करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सीधी सी बात है, हम क्या मामलों को नियम अनुसार ही तो निपटाएंगे ना भैया। सरकारी काम है, नियम अनुसार ही तो करेंगे कि हम उसमें कहीं से भी कुछ भी डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। सरकारी काम है, नियम के अनुसार होगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है क्या? मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है। तो टिप्पण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखो, तो अब आते हैं टिप्पणी पे। आपने टिप्पण पढ़ लिया, अब सोचेंगे यार टिप्पणी क्या होता है, ठीक है ना। टिप्पणी क्या होता है आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना। आप इस टॉपिक पे अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है ना। तो देखो, किसी विषय पर ना अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही टिप्पणी होता है, ठीक है ना। आप अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं तो क्या है? आपकी टिप्पणी है भैया, वो आपकी क्या है? टिप्पणी है। तो समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देवनागरी लिपि अधिकांशतः है, ठीक है ना। तो देखो, देवनागरी लिपि क्या होती है? जैसे मेरी देवनागरी लिपि हम जो भी लिख रहे हैं ना अभी हिंदी में, वो सब क्या है? वो है देवनागरी लिपि है। मैंने लिख दिया, चलो मैंने लिख दिया मनोज लिख दिया और ऐसे कर दिया, तो ये देवनागरी लिपि है, ठीक ना। बाएं से दाएं की ओर चलती है ये, ठीक ना, बाएं से दाएं की ओर। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी वर्णात्मक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होती है? वर्णात्मक होती है, ठीक है ना। क्या होती है? वर्णात्मक होती है, ठीक है। तो अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो देखो, आपको इसमें ना सीधा सा लॉजिक लगाना है और बिल्कुल ही आपका निकल आएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आंसर निकल आएगा। जैसे विदेशी सरकार को देखा आपने, सरकारी विभागों को देखा, तो यहाँ क्या चलते हैं भैया? यहाँ सरकारी पत्र ही तो चलेंगे ना। तो हमारा जो सही आंसर है वो सरकारी पत्र हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने की आपको आवश्यकता है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो देखो दोस्तों, अभी मैं जुकाम से उभरा हूँ, ठीक है ना। अगर आवाज़ थोड़ी सी अजीब आएगी या गिचपिच आएगी और बाहर काम भी चल रहा है तो आप डिस्टर्ब ना होएं, ठीक है ना। और आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। देखो, आप ना पढ़ने से मतलब है, पढ़ते रहिए। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, वरना कहीं और भी पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। आपको मायने क्या रखता है? मायने रखता है कि अच्छा आप सीख रहे हैं, ठीक है। आप निरंतर सीखते रहें, प्रयास करते रहें और कहीं से भी सीखें। बस मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपका सीखना है, आपको सीखना है, पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द हैं। एकार्थी क्या होता है? पहले तो आप एकार्थी शब्द सोचिए। तो एकार्थी शब्द होते हैं एक ही अर्थ होता है जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, वो एकार्थी होते हैं। सिंपल, एक ही अर्थ होता है जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। जैसे इसमें सही आंसर है वैसे गंगा, ठीक है ना, गंगा। अब मैंने बोल दिया पाप। ये पाप क्या है? एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी नहीं है। अब एकार्थी तो आपने देख लिया कि अच्छा यार इनका एक ही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ इनमें प्रकट नहीं होता है, ये एकार्थी शब्द हो गया। अब अनेकार्थी क्या हो गया? अनेकार्थी हो गया जैसे पानी कह दिया, नीर, पानी, नीर, ठीक है, जल, ये सब क्या है? ये अनेकार्थी हो गए, अनेकार्थी, ठीक है। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ निकल रहे हैं इस शब्द के, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए, अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। चल, अगला प्रश्न हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो उत्पत्ति के, तो इसमें जो आपका सही आंसर है, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। बिल्कुल ही गलत, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे आ रहा होगा ना दिमाग में, कैसे आना चाहिए। वैसे भी कैसे आएगा ना तो आप जल्दी सीखेंगे। तो देखो, तत्सम क्या होता है हमारा? ये होते हैं हमारे शुद्ध शब्द। ये होते हैं हमारे शुद्ध शब्द। क्या क्या होते हैं हमारे शुद्ध शब्द? मतलब क्या है शुद्ध शब्दों से? जो संस्कृत से सीधे आए हों उन्हें हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत से सीधे आए हों, जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, ये सीधे आए हैं, ठीक है ना। और तद्भव अशुद्ध होते हैं। इनमें हमने अपनी कलाकारी दिखाई होती है, ठीक है ना। इनमें हमने अपनी कलाकारी दिखाई होती है। ये होते हैं हमारे तद्भव, शुद्ध होते हैं।
और तत्सम शुद्ध होते हैं, तद्भव अशुद्ध होते हैं, ठीक है, अशुद्ध होते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से देखो तद्भव जो संस्कृत में परिवर्तित होके बने हैं, जैसे हमने क्या हाथ बोलते हैं, अभी हाथ बोलते हैं तो हाथ क्या है, हस्त से बना है, ये हाथ हस्त से बना है। अब जैसे कर्म बोलते हैं, कर्म कर्म को अभी हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कर्म को हम बोलते हैं काम। अपनी अभी भाषा में हम क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। काक, काक का हमने क्या बना दिया भैया, काक था पहले और हमने बना दिया उसका कौवा। अब कदली, 90% लोग नहीं जानते होंगे कदली का मतलब क्या है। कदली का मतलब है केला, क्या है, केला। कदली का मतलब केला, ठीक है। कीट, कीट को हमने क्या कूड़ा बना दिया, ये क्या है, सब ये तद्भव शब्द हैं। कूप को हमने कुआं बना दिया, ये क्या है, ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है। देशज शब्द मतलब जो हमारे देश के ही हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया झोला, झोला क्या है भैया, देशज शब्द है, ठीक है। हमने बोल दिया विदेशज, अब विदेशी शब्द क्या होंगे, जैसे डॉक्टर, साइकिल, ठीक है, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इत्यादि, ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा आपका क्या, इति धन आदि। इति धन आदि होता है आपका इति आदि, ठीक है ना। ई और आ मिल रहा है तो या बनेगा। तो देखो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ये आपका यण संधि के अंदर आता है, ठीक है ना, यण संधि के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ संधि, जो स्वर संधि होती है ना, कितने 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। पहली होती है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी होती है आपकी गुण संधि, ठीक है ना, तीसरी होती है आपकी वृद्धि संधि और चौथी होती है आपकी यड़ संधि। और ये यड़ संधि के अंदर आता है, ठीक है ना, यड़ संधि। और पांचवी होती है आपकी अयादि संधि, ठीक है। कौन सी, अयादि संधि। बाकी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। देखो अगर कभी ना, कैसे निकाला ये मैंने कि अच्छा इति या आदि का जो संधि विच्छेद होता है वो इति और आदि होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जब ना कहीं पे आपको ई प्लस आ मिलते हुए दिखें तो वो क्या बन जाता है, या बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वो या बन जाता है, ठीक है ना, या बन जाता है। अब कैसे, देखो इत ई, इति, इति, ठीक, ई लग रहा है ना, अच्छे से बोलेंगे तो आप इति, ई लग रहा है, बिना ई के आप ती को बोल ही नहीं सकते हैं। देखो इति, इति, ई लग रहा है ना, इत ई, यहाँ पे ई हो जाएगा और ये आ हो गया, इति और आ मिलके क्या बना रहे हैं, या। तो क्या हो जाएगा, इति यादि, क्या हो जाएगा, इति यादि हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, जब ऊ प्लस आ मिलता है तो वो क्या बनाते हैं, वाह बनाते हैं। ऊ प्लस आ अब क्या बनाते हैं, वाह बनाते हैं। उदाहरण भी देख लेते हैं चलो फिर साथ ही साथ में, ठीक है ना। जैसे देखो सु, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका स्वागत। क्या बनाते हैं, स्वागत, ठीक है ना, स्वागत बनाते हैं। देखो सु ऊ आ रहा है ना, सु ऊ आ रहा है ना, प्लस आगत तो क्या हो जाएगा, सु और ये आ, सु आ। जब सु ऊ और आ मिल रहे हैं तो वाह बनाएंगे ना, सुआगत हो जाएगा, ये सुआगत हो जाएगा, स्वागत, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ। जब ऊ और ए मिलते हैं, ऊ प्लस ए मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये वे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वे बना देते हैं, ये वे। जैसे अनु प्लस एषण कर दिया मैंने, अनु प्लस एषण कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और उदाहरण देख लो। जैसे अति प्लस आवश्यक लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, क्या मिल, अति ई और आ मिल रहे हैं ना, तो ये या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक, ठीक है, अत्यावश्यक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे को अभी ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना, संधि पे, तो मैं तब आपको अच्छे से बता दूंगा। ये तो अभी मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर का, सिर्फ ऊपर ऊपर का, ताकि अच्छा चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में अशुद्ध, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, मैं अशुद्ध बोल रहा हूँ, शुद्ध, शुद्ध शब्द, शुद्ध बोला है, ठीक है। तो अधिकतर लोग क्या ये वाला आंसर लगा के आए होंगे, ये मैं 50% जो श्योर हूँ, अधिकतर लोग ये अंताक्षरी लगा के आए होंगे। लेकिन जो सही आंसर है ना, वह है आपका क्या, वह है आपका अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी। इसको कैसे लिखते हैं, देखो अंत्याक्षरी। अब अच्छा लग रहा होगा ये, ठीक है ना, इसका मतलब आधा नौ ही होता है, ठीक है ना। तो अंत्याक्षरी,
ठीक है ना, अंत्याक्षरी लिख दिया मैंने। चलो ठीक, अब होता क्या है, आपने बचपन से गाते हुए आ रहे होंगे, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, मौज से गाओ। तो इसी को रिलेट करो। चलो शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। कविता के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला, ठीक है, शुरू होने वाले अक्षर को लेकर छंद बना देना ही क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो बड़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बात सेम ही है, आप कहीं से भी कनेक्ट करें, बस समझ जाएं। ठीक है ना। चलो बड़े अगले प्रश्न की ओर। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, तो वो शैली है ना, अगर आपने थोड़ा सा भी कभी ध्यान दिया है समाचार पत्र, ठीक है, समाचार लेखन पे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया है इनमें सबसे पहला आपको क्या चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान दिया है। तो इसमें अभी आंसर बता देता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। चलो, इसमें जो सही आंसर है वह उल्टा पिरामिड, ऐसे बनता है, देखो उल्टा पिरामिड ये बन गया। ठीक है ना। मतलब क्या, पहले क्या आती है आपकी, पहले आती है हेडिंग। हेडिंग आ जाती है ना पहले की। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगा, तथ्य होगा ना, सबसे पहले समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ही पहले आएगा, उसके बाद वो घटता जाएगा। ठीक है, फिर तथ्य आएंगे, फिर सूचनाएं आ जाएंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आएगा हेडिंग में आ जाता है वो। ठीक ना, हेडिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं। कहने का क्या मतलब है मेरा, तो समझो ऐसे कि इसमें ना कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो अंत में नहीं बल्कि पहले आ जाता है। ठीक है, अंत में नहीं बल्कि खबर के प्रारंभ में ही आ जाता है कहानी का क्लाइमैक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको मुखड़ा मान लिया, मुखड़ा सबसे पहले आ गया, फिर ये बॉडी आ गई। ठीक है, फिर बॉडी आ गई और यहाँ पे समापन हो गया। ठीक है, तो यही उल्टा पिरामिड है। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि अच्छा, न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो हेडिंग होती है। ठीक है ना, उसी के आधार पे हम नीचे खबर पढ़ते हैं। ठीक है ना, नीचे खबर हम हेडिंग के ही आधार पे तो पढ़ते हैं, पहले हेडिंग पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, और फिर हम उस खबर को नीचे पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ गए आप। ये है आपका उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है, तो जो राजभाषा के प्रयोग का, आपको मैं आशा करता हूँ आपको पता ही होगा कि हमारी भाषाएं कौन कौन सी है राजभाषा। ठीक है ना, राजभाषा। ठीक है ना, तो देखो हिंदी का प्रयोग होता है आपका उपयुक्त सभी में, इन सभी जगह प्रयोग होता है हमारी राजभाषा का। ठीक है, हमारी राजभाषा का इन सभी में प्रयोग होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको मुझे और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, अभी बताया था मैंने। ठीक है, 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था तत्सम और तद्भव क्या होता है। तो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे शुद्ध। ठीक है, क्या होते हैं ये शब्द, शुद्ध होते हैं। अभी इसमें आपको शुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है, जो सीधे संस्कृत से आया है, वो है आपका आज्ञा। क्या है, आज्ञा। क्या है, आज्ञा शब्द। ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य पूछा है, तो आपको क्या समझ आ रहा है, संयुक्त। संयुक्त मतलब क्या, 2 शब्द जुड़ रहे हैं। ठीक है, जब आप 2 शब्द जुड़ते हैं तो उन्हीं को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो जहाँ कहीं पर आपको और दिखे ना, और, तो समझ लेना वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जैसे सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। ठीक है, नहीं है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, पूरी लाइन बोल रहा है ये तो। आपने परिश्रम किया और, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गई, और लग रहा है, तो भैया ये क्या है, ये ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्या है ये, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया वह सुबह गया, ये एक हो गया, और वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और लग गया, और दोनों शब्द को जोड़ दिया, वो सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है ना, अगर मैं इसको सीधा बोलूँ तो ये देखो सीधा शब्द कैसा हो जाएगा, वह सवेरे गया शाम को आ गया। ठीक है, ये सीधा हो जाएगा। अगर 2 संयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, वह सवेरे गया और शाम को लौट आ गया, और लग रहा है ना, और। ठीक है, तो समझ गए आप। तो चलें बड़े अगले प्रश्न की ओर। ओके, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, भैया ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। तो ये है आपका सही आंसर इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, क्या, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब देखो माखनलाल चतुर्वेदी कौन है, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, इनकी एक कविता है, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं, ठीक है, पथ पर यूं बिछल जाऊं, कुछ ऐसी कविता है। ये कक्षा 8 में है या 7 में है।
ठीक है, लेकिन बहुत फेमस कविता है और बहुत अच्छी दिल को छू जाने वाली कविता है। ठीक है, कि पुष्प हमारा क्या अभिलाषा करता है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा वो इन्हीं की है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है ना, तो देखो ये भारत के ना महान कवि थे। ठीक है ना, बहुत महान कवि और लेखक और पत्रकार थे। इनकी रचनाएं ना बहुत लोकप्रिय हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय, और ये देश प्रेमी भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया और ये जेल भी गए थे। ठीक है, क्या गए थे, जेल भी गए थे। ठीक है ना, तो देखो इनकी कविताएं देश प्रेम और प्रकृति की में बहुत होती थी। ठीक है, तो देखो इनकी कविताएं कौन कौन सी थी। पुष्प की अभिलाषा तो मैंने बता दिया। उठ महान, उठ महान भी है इनकी एक कविता। ठीक है ना, अमर राष्ट्र, ठीक है, क्या अमर राष्ट्र, ठीक है, अमर राष्ट्र और अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, ये भी क्या है, इन्हीं की कविता है। ठीक है, तो देखो और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्हें 1955 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। अब देखो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना, पहले व्यक्ति 1955 में। ठीक है ना, पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के सटीक लोकोक्ति है। तो ये है भैया क्या, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये तो आपको आसानी से कर देंगे क्योंकि आप सभी होशियार हैं। ठीक है, तो बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहा, कहते हैं अरे यार रस्सी जल गई पर बल नहीं गया तेरा। ठीक है, मतलब क्या, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार उसका बना रहता है। अहंकार तो कभी करना ही नहीं चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो 21वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है। लामड़ गीत जो है वो संबंधित है। तो देखो ये गीत होता है ना लामड़, यह है आपका क्या, प्रेम गीत है। कौन सा गीत है, प्रेम गीत है। प्रेम कह दो या प्रणय गीत कह दो, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज ना करे इसमें भी। ठीक है ना, तो देखो प्रेम गीत या प्रणय गीत कौन कौन से होते हैं, आपने झुमेलो सुना होगा, झुमेलो, झुमेलो, झुमेलो जो है वो क्या है, प्रेम गीत है। चौफुला, ठीक है, चौफुला क्या है, प्रेम गीत है। ठीक है, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामड़, राजूला मालूसाही, जीतू बगड़वाल, ये सब क्या है, ये है आपके प्रेम गीत। ठीक है, क्या है, प्रेम गीत या प्रणय गीत। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो देखो क्या होता है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। तो पहले तो हम इसको समझेंगे, प्रतिकर्ष क्या होता है, अपकर्ष क्या होता है। पहले अपकर्ष देख लेते हैं। ठीक है, अपकर्ष, ठीक है, अप लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रति लिख देता हूँ। अपकर्ष क्या होता है, अपकर्ष देखो क्या होता है, अपकर्ष होता है जब आप अपने में रिलेट करिए अपकर्ष का मतलब, तो आपको ऐसे ज़्यादा याद होगा। जैसे आप गांव में रहते हो और आप वहाँ ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना सुविधा है, तो आप क्या करोगे, आप नगरों की ओर प्रवास करोगे ना, नगरों की ओर क्या प्रवास करोगे। ठीक है, जाओगे ना कि अरे यार मैं खाने कमाने जाता हूँ घर से बाहर। ठीक है, ऐसा बोलोगे और क्या चल दोगे नगरों की ओर। ठीक है, और ये होता है आपका क्या, अपकर्ष। ये होता है अपकर्ष जब आप जीविका, ठीक है ना, रोजगार, शिक्षा, सुविधाएं ना होने के कारण नगरों की ओर प्रवास करते हैं, तो क्या अपकर्ष होता है। ठीक है ना, तो देखो अब प्रतिकर्ष क्या होता है। प्रतिकर्ष होता है जब आप किसी, देखो जब आप सोचते हैं कि यार वहीं रहते हैं और आप सोचते हैं यार मेरे गांव में कुछ नहीं है ना, ये वो करके, ठीक है, तो आप उससे प्रभाव होते हैं। ठीक है, अभाव से आप क्या उसी वहाँ से अपने प्रवास से ही कुछ करते हैं। ठीक है, समझ लो, आप अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आपने सोचा, प्रतिकर्ष की बात कर रहा हूँ, आपने सोचा यार सभी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, सभी अपकर्ष कर रहे हैं, तो मैं क्या प्रतिकर्ष करता हूँ, मतलब मेरे गांव में कुछ नहीं है तो क्या मैं आलू लगा लूँगा, आलू लगाऊँगा, आलू उगाऊँगा। ठीक है, आलू लगाऊंगा, आलू उगाऊंगा, फिर क्या, फिर दुकान खोलूंगा, दुकान के बाद क्या पराठे भी मैं ही बेचूंगा, पराठे के बाद क्या आलू का बिल्कुल बर्गर भी मैं ही बनाऊंगा। ऐसे करके तो आप क्या अपने ही वहाँ प्रेरित होकर, ठीक है, उस अभाव से प्रेरित होकर क्या आकर्षण करते हो, अपने ही स्थान को आकर्षक बनाते हो। ये हो गया आपका प्रतिकर्ष। ठीक है, और अब समझ में आ गया अपकर्ष और प्रतिकर्ष क्या होता है। ठीक है, अपकर्ष जब आप बाहर की ओर क्या प्रवास करते हैं, और प्रतिकर्ष अपने ही मतलब क्या अपने ही क्षेत्र को आकर्षक बनाते हैं। समझ गए, तो चलिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा फिर,
प्रवास के लिए, ठीक है, क्या प्रवास के लिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। इसी भूस्खलन के बाद भैया नैनीताल के जो था ना वो क्या ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, क्योंकि पहले क्या था, इससे पहले नालियाँ वालियाँ थी नहीं, ठीक है, नालियाँ वालियाँ थी नहीं, ना कुछ चीज़ सही से थी। तो क्या भूकंप आया तो क्या 150 लोगों से अधिक मरे थे जब भूकंप आया था, ठीक है, सबसे बड़ा भूस्खलन, ठीक है। तो देखो वो आया था आपका कब, 1880 में आया था, 18 सितंबर को, ठीक है, 18 सितंबर 1880, ठीक है। कब आया था, 1880। इस समय कौन था कमिश्नर, कौन था, वो था आपका हेनरी रैमजे, क्या बोलते हैं इसे, हेनरी रैमजे था। इसको राम जी भी कहते थे गांव के लोग, ठीक है, हेनरी रैमजे था, ठीक है। और पहला भूकंप आया था आपका 1867 में, ठीक है, नैनीताल में पहला भूकंप 1867 में आया था। उसके बाद क्या किया था हेनरी रैमजे ने, उसके बाद क्या किया था, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई थी, क्या हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई थी, ठीक है। ये भूकंप आया तो फिर क्या इसी से सीख लेते हुए फिर वहाँ पे क्या ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, नाले नालियाँ बनवाई गई, ठीक है, कहाँ नैनीताल में, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, ठीक है, नैनीताल में, ठीक है ना। 150 लोग से अधिक लोग मारे गए थे उस टाइम, ठीक है। तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपसे बोल रहे हैं नहीं थे तो भैया सदस्य कौन कौन थे, देखो भीमराव अंबेडकर तो ये अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब नहीं थे तो भैया जवाहरलाल नेहरू कर क्या रहे थे फिर, ठीक है ना। तो देखो जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और क्या क्या थे, और ये थे राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही थे हमारे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राज्य समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और एक चीज़ बहुत पूछा जाता है, संचालन समिति, जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे ना वो थे आपके कौन, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रावण की तपस स्थली बैरास कुंड स्थित है। जो रावण की तपस स्थली है ना वो है आपके किधर, चमोली में। किधर है भैया, वो है आपकी चमोली में, सीधा सा आंसर है, ठीक है ना, चमोली में। और ये बहुत बार आया, सदाबहार क्वेश्चन है। अब देखो चमोली में और क्या क्या है, चमोली में है आपका दूनागिरी ग्लेशियर देखते हैं पहले। दूनागिरी ग्लेशियर क्या है चमोली में, दूनागिरी ग्लेशियर। और कौन से ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। और कौन सा ग्लेशियर है, और है आपका सतोपंत ग्लेशियर भी कहाँ है, चमोली में है, ठीक है ना। तो देखो और क्या क्या है चमोली में, ऐसे आप कनेक्ट करेंगे कि अच्छा चमोली में और क्या क्या है। चमोली में है फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी का, और ये क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कब मिला था, 2005 में मिला था इसको, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। और क्या क्या है, अच्छा हम कैसे भूल गए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी चमोली में है। हम नहीं, मैं भूल गया था अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक ना। तो नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का है, चमोली में, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किधर है, चमोली में। और कब बना था, ये बना था आपका 1982 में बना था, ठीक है ना। कब बना था, 1982 में, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। चले फिर अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए और ताल भी देख लेते हैं चमोली के। चमोली में रूपकुंड है जहाँ हड्डियाँ पाई नहीं जाती हैं, उस कहते हैं उस ताल में मानव हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। रूपकुंड, हेमकुंड है जिसे आप लोकपाल भी कहते हैं, विष्णु ताल है, बेनी ताल है, ये सब कहाँ चमोली में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा उच्च पैदावार किस्म के बीज, ऑप्शन बी है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन सी है आधुनिक तकनीक या मशीनरी इत्यादि। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है, ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। देखो अब बात आई है हरित क्रांति की, ठीक है, हरित क्रांति की बात आई है तो आपको क्या याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में, ठीक है ना, 66-67 में इसकी शुरुआत हो गई थी हरित क्रांति की, ठीक है ना। तो देखो इसके जो जनक है, इसके जो जनक है ना उसको याद रखना है आपने, नॉर्मन क्या बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है इसके क्या, वो है आपके जनक। और भारत में कौन है, भारत में है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, कौन है, एम एस स्वामीनाथन है भारत में, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ही आ जाए ना आप कनेक्ट कर लीजिएगा हरित क्रांति को, ठीक है। तो चलिए अब बढ़े हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मुंड तथा शबर नाम से भी जाने जाने वाली, ठीक है, कुमाऊं की प्राचीन जाति है, तो वो जाति कौन सी है, तो वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी कोल जनजाति। कौन सी है, कोल जनजाति, कोल जाति, जनजाति नहीं, कोल जाति, ठीक है। तो देखो जो कोल जाति है ना, तो देखो वो क्या है, कोल जाति ना सबसे प्राचीन है, कहीं में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन जाति कौन सी जाति है, सबसे प्राचीन जाति है आपकी कौन सी, कोल, कौन सी है, कोल। फिर क्या, इस कोल के बाद कौन आए थे, कोल के बाद आ गए थे भैया आपके कौन, किरात, कोल के बाद आए थे आपके किरात, ठीक है, किरात के बाद कौन आए थे, किरात के बाद खस आए थे, ठीक है, किरात के बाद खस आए थे, खस के बाद कौन आए थे, कुड़िंदा लोग आए थे, ठीक है, खस के बाद कौन आए थे, कुड़िंद लोग आए थे, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कुड़िंद लोग आए थे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो देखो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना थी ना, वो की कहाँ है, नंदा देवी किधर है, वो चमोली में है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो 1922, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले ही क्वेश्चन में आपको ये पूरा मैंने बताया था, ठीक है ना, 1982 में, ठीक है ना, चमोली में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रीजनिंग से है, तो देखो हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 20 दिया है, 90 दिया और दिया प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे आप देखेंगे कि 20 कैसे आएगा आपका, 4 की गुणा 2 में करेंगे फिर भी 20 नहीं आएगा, तो क्या स्क्वायर हो रहा होगा और कुछ प्लस हो रहा होगा। देखो 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अपना लो, ठीक है, जल्दी हो जाएगी, पापा 25, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारा आ गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया 26, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल हो गया हमारा सही 26, ठीक है ना। चेक करने को आप ये भी कर सकते हो, 9 9 81 और ये 3 3 9 81 और 9 90, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वासुकी ताल स्थित है, तो देखो जो वासुकी ताल है ना, वो है आपका किधर, वो है आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना, किधर है, रुद्रप्रयाग में आपका वासुकी ताल। तो मतलब क्या होगा इसमें, सही आंसर होगा केदारनाथ के निकट, ठीक है, क्या है, केदारनाथ के निकट होगा, ठीक है ना। तो देखो और कौन कौन से ताल हैं केदारनाथ में, वो है आपके भेकताल, गांधी सरोवर, नंदी कुंड, ठीक है, ये सब कहाँ है, ये सब है आपके कहाँ, केदारनाथ में स्थित है। अब देखो इसमें गंगोत्री दिया, गंगोत्री किधर है भैया आपका, उत्तरकाशी, ठीक है ना, उत्तरकाशी, ठीक है ना, उत्तरकाशी दिया है आपका, ठीक है, उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है, उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है, उत्तरकाशी। और इसमें यमुनोत्री दिया है, यमुनोत्री भी कहाँ है, यमुनोत्री भी आपका उत्तरकाशी में। बद्रीनाथ कहाँ है, बद्रीनाथ भी आपका किधर है, चमोली में है, ठीक है, चमोली में है। तो आपको ये चीज़ें इतनी याद होनी चाहिए और आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पे राम बना दिया मैंने, ये मोहन बना दिया, इन दोनों ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया भैया, किसने, राम ने इशारा करते हुए कहा, इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। इसके जो पिता है ना, इसके जो पिता हैं वो मेरी माँ के, इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं, इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तो कहने का क्या मतलब है, इकलौते पुत्र हैं इसकी माँ के, ठीक है ना, इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो कहने का क्या मतलब होगा, ये राम की ही बात चल रही है यहाँ पे, कि इस राम की ही बात चल रही है। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया राम की लड़की हो जाएगी, ये जिसकी ओर इशारा कर रहा था ना वो, किसके, राम की लड़की हो जाएगी। क्योंकि वो क्या रहा है, कह रहा है कि इसके पिता, उस लड़की के जो पिता है ना, वो मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, मतलब इसकी जो माँ है, इसकी माँ के जो इकलौता पुत्र कौन है, वो राम ही तो होगा, अभी तो बता रहा। और इसके, इस लड़की के पिता क्या हो जाएंगे, इसके
इसके भैया वो पापा नहीं हो जाएंगे। तो चलिए वो राम की लड़की हो गई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो देखो जो स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है ना, वो है आपका किधर, श्यामला ताल के किनारे। और श्यामला ताल क्या है, वो है आपका चंपावत। ठीक है, श्यामला ताल का डिस्ट्रिक्ट चंपावत में है। ठीक है, चंपावत में है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत में। और तड़ाक ताल का है, तड़ाक ताल आपका है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में। झिलमिल ताल का है, झिलमिल ताल भी आपका चंपावत में। ठीक है, झिलमिल ताल भी आपका किधर है, चंपावत में। तो देखो हड़प्पा कालीन स्थित, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। वो कहाँ स्थित है, वह आपका कहाँ, गुजरात में। किधर स्थित है, वह आपका गुजरात में। ठीक है, किधर है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1921 में ना, 1921 में दयाराम साहनी ने क्या, हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। ठीक है ना, और कहाँ है हड़प्पा, वो है आपका रावी नदी के तट पे। किधर है, रावी नदी के तट पे। ठीक है, अब देखो 1922, ठीक है ना, राखलदास बनर्जी, 1922 है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। किधर है वो, सिंधु नदी के तट पे। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। धनुष तीर्थ का कहलाता है। तो देखो जो धनुष तीर्थ है ना, वो कहलाता है आपका क्या, श्रीनगर और गढ़वाल को कहते हैं। ठीक है, श्रीनगर और गढ़वाल को धनुष तीर्थ। ठीक है, तो बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। तो वो जय घोष क्या है, वो है आपका क्या, वो है आपका जय बद्री विशाल। क्या है, जय बद्री विशाल कहते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है ना, जय बद्री विशाल कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब देखो गढ़वाल राइफल की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1887 में। ठीक है, 1887 में हुई थी गढ़वाल राइफल की स्थापना। ठीक है, किसने की थी, H.G. रॉस थे कमिश्नर। कौन थे, H.G. रॉस थे कमिश्नर। ठीक है, कौन थे, H.G. रॉस थे कमिश्नर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये देखो जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ना, वो जाना जाता है किसे, अब्दुल गफ़ार खान को। ठीक है, किसको, अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। अब गांधी जी की बात आई है, ठीक है ना, सीमांत गांधी की बात आई है, तो हम गांधी जी को भी रिलेट करते हैं। चलो गांधी जी से देखेंगे हम। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले, वो कहा था आपका किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, और महात्मा सबसे पहले किसने कहा था, महात्मा सबसे पहले कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, और बापू किसने कहा था सबसे पहले, बापू कहा था आपका किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो चलिए इतना आपको मिल जाता है सब कुछ। तो बढ़ते हैं आगे। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो वो कहलाता है भैया देखो, वो कहलाता है आपका मैथ। ठीक है, ग्रीष्मकालीन क्या होता है ना, जब भोटिया जनजाति ना चरागाह, भेड़ बकरियां जो भी वो चराते हैं, तो उसके लिए वो चले जाते हैं ऊपर पहाड़ों में ग्रीष्मकालीन में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया घास वास खिलाते हैं उन्हें। ठीक है, और वहीं रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या, जब ठंडियाँ लगती हैं ना, फिर ठंडियाँ लगती हैं तो फिर आ जाते हैं वो अपनी घाटियों की ओर, नीचे की ओर। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम गुंडा या मुंसा। ठीक है, ये दोनों को हम जब वो आ जाते हैं शीतकाल में, ठीक है ना, शीतकालीन में आ जाते हैं ना वो, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम गुंडा या मुंसा कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इनको ग्रीष्मकालीन में को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, और जब वो आ जाते हैं शीतकालीन में नीचे, उसे गुंडा या मुंसा कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भैया ऊपर बर्फ़ पड़ती है। ठीक है ना, वहाँ थोड़ी रहेंगे वो, आएंगे तो घर ही को। ठीक है, उसे गुंडा या मुंसा कहते हैं शीतकालीन में। ठीक है ना, तो देखो भोटिया जनजाति ना उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। क्या, भोटिया जनजाति क्या सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी जनजाति है, पुरानी जनजाति है। ठीक है ना, पुरानी जनजाति है। अब देखो इनके विवाह में, जब इनका विवाह होता है तो इनमें एक नृत्य करते हैं, उन्हें कहते हैं हम पौड़ा नृत्य। ठीक है, नृत्य करते हैं, क्या कहते हैं, पौड़ा नृत्य करते हैं। ठीक है, और इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, इनकी भी उपजातियाँ होती हैं, जैसे मारछा हो गया, तोलछा हो गया, जाड़ हो गया, ठीक है, शौका हो गया, ठीक है, छापड़ा हो गया, ये सब क्या इनकी उपजातियां हैं भोटिया जनजाति की। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं में क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई। देखो इसका जो सही आंसर है वो है नाबार्ड। कैसे है, देखो इतना आप पढ़ेंगे और आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म मालूम है ना, तो आप बिल्कुल सही आंसर लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर लगा देंगे। क्या है सही आंसर, ऑप्शन है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था की। ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेशनल रूरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है हमारी कब, 12 जुलाई
1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है ना। अधिकतर हेडक्वार्टर मुंबई में ही है वैसे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो देखो अस्कोट राजधानी थी ना, वो कत्यूरी वंशों की जो शाखाएं निकली ना, कत्यूरी वंशों की, वो तो उनकी राजधानी थी वो, ठीक है। तो देखो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका कत्यूरी राजवंश, ठीक है, कत्यूरी राजवंश अस्कोट, ठीक है ना। तो देखो अब कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेयपुर जो है वो एक ही है, ठीक है ना, एक ही है। क्योंकि अभी मैं अगर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि अच्छा क्या था कत्यूरी राजवंश, ठीक है ना, और कार्तिकेयपुर क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो कत्यूरी वंश की जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, मतलब जोशीमठ थी, ठीक है ना, जोशीमठ थी, ठीक है। कार्तिकेयपुर की राजधानी जोशीमठ, और उसके जो संस्थापक कहते हैं उसे हम वासुदेव या वसंत देव कहते हैं, ठीक है ना। और फिर इसकी राजधानी ट्रांसफ़र कहाँ हुई, ठीक है ना, इसकी राजधानी बदल दी थी, हमने कहा नरसिंह देव ने इसको कर दिया था, जोशीमठ में पहुंचा दिया था इन राजधानी को, ठीक ना। जोशीमठ यानी बैजनाथ में क्या थी, स्थानांतरित कर दी थी। तो इनके जो अभिलेख मिलते हैं ना, इनका ज़्यादा पता हमें चलता नहीं है, और जितना पता चला है वो चला है इनके ताम्र अभिलेखों से, ठीक है ना। जैसे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला था जोशीमठ से, ठीक है, और तालेश्वर ताम्रपत्र मिला था हमें, ठीक है ना, कत्यूर घाटी से, ठीक है ना। तो इन्हीं ताम्रपत्र में क्या नाम मिले राजाओं के, जैसे ललितेश्वर बोला कि अच्छा जो ललित सूर्यदेव था ये सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है ना। तो ये सभी है, ठीक है ना। और कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक क्या, ब्रह्मदेव है, ठीक है ना, ब्रह्मदेव है। बाकी चीज़ें मैं आपको क्या पूरे जब इसकी डिटेल वीडियो लाऊंगा कत्यूरी राजवंश की, तभी मैं आपको अच्छे से बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलते हैं, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना करी थी। देखो क्या था, पहले क्या है, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, ठीक है ना, और फिर फ्रांसीसी भी आए थे थोड़े बहुत, और फिर लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छी तरीके से बिछा दिया भैया अपना जाल, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका क्या, चिनसुरा। चिनसुरा में ना इन्होंने अपने किले का निर्माण कर दिया था, ठीक है ना, क्या किले का निर्माण कर दिया था डचों ने, ठीक है ना, किले का निर्माण कर दिया था। पहला केंद्र पूछ रहा है ना, पहला किले का निर्माण यहाँ कर दिया था, ठीक है ना। चलो और कारखाना फिर क्या, इसके बाद फैक्ट्री भी खोल दी थी यहाँ, ठीक है ना, इसके बाद फैक्ट्री भी खोल दी थी, ठीक है। तो देखो लेकिन जो पहला कारखाना अगर पूछा जाएगा ना, जो डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, वो खोला था आपका 1605 में, 1605 नहीं, ठीक है ना। चलो इसमें थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, वो खोला था आपका मुसलीपट्टम में, मुसलीपट्टम में, क्योंकि मुझे सन जो है वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी अच्छे से, ठीक है ना। तो नहीं बताना ही सही होगा, जब सन अच्छे से याद हो तो तभी बताओ, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये याद नहीं है, तो पहला कारखाना कहाँ खोला था, मुसलीपट्टम में खोला था डचों ने, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चैनसुरो, ठीक है ना, चैनसुरा, ठीक है। चलो अब बड़े अगले प्रश्न की ओर। हमारा है, टिहरी रियासत के किस राज्य को अपने नाम के शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो दिया जाता है भैया, सीधी सी बात है, आपने प्रताप नगर सुना होगा ना, तो है आपका प्रताप शाह को। क्यों, प्रताप शाह ने ना टिहरी में प्रताप नगर बसाया था, ठीक है ना, टिहरी के सामने क्या बसाया था, प्रताप नगर, ठीक है, क्या बसाया था, प्रताप नगर बसाया था, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या किया था प्रताप शाह ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था 1883 में, ठीक है। 1883 में उन्होंने प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी थी। प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने करी थी, वो करी थी भैया 1883 में, किसने, टिहरी में, वो करी थी प्रताप शाह ने, ठीक है ना, टिहरी में करी थी, ठीक है ना। तो देखो टिहरी में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने खोला था, टिहरी में इसी ने ही खोला था, प्रताप शाह ने, क्या, पहला प्रिंटिंग प्रेस टिहरी में, ठीक है ना, प्रताप शाह ने खोला था। चलें अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अब है, वायुमंडल की सतह में तापमान स्थिर रहता है, तो वो रहता है भैया समताप मंडल में, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा समताप मतलब सम मतलब बिल्कुल एकदम समान बराबर, ठीक है, समान ताप उसे कहते हैं समताप, ठीक है, ठीक है। तो यहीं हवाई जहाज़ वगैरह यहीं उड़ते हैं हमारे, ठीक है, हवाई जहाज़, चलो चित्र ही बना देता हूँ, पता नहीं ऐसा ही होता है हवाई जहाज़ मछली की तरह, ठीक है। तो देखो समताप में ही उड़ते हैं हवाई जहाज, क्यों, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है ना वहाँ क्या होते हैं, मौसम संबंधी जो भी है सभी उधर ही होता है, ठीक है, बिजली कड़कना, बारिश होना सब यहीं से होता है, क्षोभ मंडल से, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कितने लेयर हैं और कहाँ कहाँ से
उठते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्षोभ मंडल। हम ऊपर देखेंगे छत में बादल देखेंगे तो मतलब कहाँ है वो, क्षोभ मंडल में। सबसे पहला आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल। ठीक है, समताप में कुछ नहीं होता है, एकदम समान ताप रहता है, इसलिए वहाँ हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। ठीक है ना, तो देखो फिर आता है हमारा दूसरा, आता है हमारा तीसरा आता है हमारा मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। चौथा आता है हमारा आयन मंडल, चौथा आता है आयन मंडल। और पांचवा आता है हमारा बाह्य मंडल, पांचवा आता है हमारा बाह्य मंडल। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। ठीक है ना, जो मौसम संबंधी जानकारी जितना भी है वो क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि वहाँ समान रहता है। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा क्या होता है, अलगोजा एक बांसुरी होती है। ठीक है, क्या होता है, एक बांसुरी होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे, एक बांसुरी होती है और बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। अलगोजा क्या होता है, बांसुरी टाइप का होता है, बांस या एक मोटे रिंगाल से बनाई जाती है ये। ठीक है, और अधिकतर इसे कौन बजाते हैं, जो पशु चराने को जाते हैं ना, पशु चारक, यही अधिकतर इसे बजाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखो, निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हो, मतलब क्या कि अच्छा, जब बहुत हथियार हो गए थे सभी देशों के पास, तो क्या संयुक्त राष्ट्र ने सोचा सबको बुलाता हूँ और बोलता हूँ यार अपने क्या हथियार कम करो। ठीक है, हथियारों में कमी को बढ़ावा देना था। ठीक है ना, तो इसके जो हुई थी आपकी क्या, 11 जनवरी 1992 में। ठीक है, 11 जनवरी 1992 में। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम जिनेवा भी कह देते हैं, जिनेवा निःशस्त्रीकरण समिति भी कह देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जिनेवा में हुआ था। ठीक है ना, जिनेवा निःशस्त्रीकरण समिति। ठीक है, तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक, ठीक है ना, आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था। वो सौंपा गया था भैया मार्च में, 11 मार्च 2014 को, 11 मार्च 2014 को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं अभी जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है जल्दी। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो भी मेरे को लगेगा कि हाँ ये मुझे डिटेल में समझाना चाहिए वो मैं समझा के जाऊँगा अभी। ठीक है ना, तो देखो अभी हम इसमें 85 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट दूसरा आएगा। ठीक है ना, तो देखो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो जो शुरू किया गया था ना वो किया गया था आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है ना, मतलब 1977 से 78 ईस्वी में जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें क्या था, गरीबों को मतलब गरीबी को हटाना। मैं क्या बोल रहा था अभी, गरीबों को हटाना। ठीक है, तो मतलब क्या था, गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, यही 5वीं जो था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसी के अंतर्गत क्या, कार्यों के बदले अनाज वाला कार्यक्रम शुरू किया गया। और इसमें फिर आगे चल के ना घोटाले होने लग गए, बहुत ज़्यादा घोटाले होने लगे। तो सरकार ने कहा अभी इसको ऐसे ही रहने दो, आगे जाके क्या करेंगे, इसमें रिफॉर्म लाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अभी इतना ही जानो आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखो उसको रखा गया है ना, 2 ही श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 2 ही श्रेणी थी, तो ये सी तो हमारा पहले ही कट हो जाएगा, सी तो हमारा पहला ही कट हो जाएगा। ठीक है, 2 ही श्रेणी थी, बी और ए। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, ए श्रेणी में रखा गया था। क्योंकि जो ए श्रेणी में थे वो कौन कौन से थे, पिथौरागढ़, चमोली, ठीक है, उत्तरकाशी, चंपावत, ठीक है, और रुद्रप्रयाग, ये सभी क्या थे, ये हमारी ए श्रेणी में थे। और बाकी बच्चे किस में थे, वो हमारी बी श्रेणी में थे, 2 ही श्रेणी थी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से, ठीक है, किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये देखो ये चुने जाते हैं ना मालाबार क्षेत्र से। अब अभी मैं आपको बताता हूँ मालाबार होता क्या है। ठीक है, तो देखो मुख्य जो रावल यानी जो मुख्य पुजारी होते हैं ना, वो केरल के ब्राह्मणों को ही चुना जाता है। ठीक है, केरल के ब्राह्मणों को ही चुना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो मालाबार ये हो गया भारत का नक्शा, थोड़ा सा गलत बनेगा तो माफ़ी चाहता हूँ। ये यहाँ पे को जो है ना, ये यहाँ पे को, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसको कहते हैं मालाबार का एरिया। ठीक है, ये केरल वेरल
केरल वाली साइड का जो है मालाबार का एरिया, मालाबार, ठीक है, मालाबार कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम का भाग है और अरब सागर से जो लगे सागर तट को ना हम मालाबार कहते हैं, ठीक है। ये दक्षिणी भारत का, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ, मालाबार वाले ही एरिया में होती है, ठीक है। समझ गए आप? तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।